हाई क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज इस व्लॉग के अंदर आप भूपी भैया के साथ कवर करोगे चैप्टर द लास्ट लेसन जो अल्फोंस डॉडट ने लिखा है। ये उस समय की बात है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच एक युद्ध चल रहा था और सैडली फ्रांस उसमें हार गया था। अब रिजल्ट साफ था, एल्सेस और लॉरेन का इलाका प्रशिया के कंट्रोल में चला गया। अब यहाँ जर्मन चलेगी, फ्रेंच नहीं। मतलब इमेजिन करो, कल तक अपनी लैंग्वेज बोल रहे थे, आज से बैन। ये सिर्फ लैंग्वेज चेंज नहीं था, पूरे आइडेंटिटी पर अटैक था। तब विलेजर्स को रियलाइजेशन हुआ, अरे फ्रेंच तो लाइटली ले ली थी, जब थी तब सीखा नहीं, अब गई तो वैल्यू पता चल रही है। अब एंट्री होती है हमारे स्टोरी के हीरो फ्रांस की। आज फ्रांस का स्कूल जाने का मन नहीं है और ये सोच रहा है रशियन सोल्जर्स की ड्रिल देख लूं या फिर पक्षियों को देखूं और स्कूल बंक कर लूं। मुझे युद्ध से कोई मतलब नहीं, मेरे दिमाग में सिर्फ एक टेंशन है। पार्टिसिपल्स का लेसन याद नहीं है और सर आज पूछेंगे। स्कूल जाते टाइम टाउन साइड बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ लगी हुई है, पर फ्रांस का फोकस बस सर से डांट न पड़े। तभी ब्लैकस्मिथ फ्रांस से कहते हैं, फ्रांस, आराम से स्कूल जा, अभी बहुत टाइम है। क्लास में जाते ही फ्रांस को कुछ अलग सा फील हुआ। नॉर्मली यहाँ काफ़ी शोर होता है, बट आज बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था। आमतौर पर स्कूल में डेस्क की आवाज़ होती है, बहुत शोर होता है। पर पता नहीं क्यों आज इतना साइलेंस है। पूरी बैक बेंचेस पे विलेज के अंकल लोग बैठे हुए हैं और हमारे हॉसर भी प्रिमर लेकर आए हुए हैं। और एमएमएल सर भी ग्रीन कोट, फ्रिल शर्ट और अपनी प्यारी सी ब्लैक कैप में खड़े हैं। ये कपड़े ये स्कूल टाइम में इंस्पेक्शंस पे पहना करते हैं, पर आज सर ने क्यों पहने हैं? आओ सर से सुनते हैं। आज कुछ बड़ा होने वाला है। और फिर बूम, एम हेमल सर ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया। बच्चों, आज मेरी आखिरी फ्रेंच क्लास है। बर्लिन से ऑर्डर आया है, अब सिर्फ जर्मन लैंग्वेज में ही पढ़ाई होगी। फ्रेंच कंप्लीटली बैन। फ्रांस का दिमाग एक पल के लिए रुक सा गया। इतनी सारी बातें एक साथ समझने की कोशिश कर रहा है। यार ये क्या हो गया? मैं 40 साल से यहाँ पढ़ा रहा हूँ। फ्रेंच सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। अपनी लैंग्वेज कभी मत भूलना, क्योंकि जब तक तुम्हारी लैंग्वेज जिंदा है तब तक तुम्हारी फ्रीडम भी जिंदा है। चाहे कोई तुम्हें कुछ भी करे, अगर तुम अपनी भाषा याद रखो तो वो तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं छीन सकते। डीप बात थी यार। लैंग्वेज सिर्फ वर्ड्स नहीं होती, वो है तुम्हारी पहचान, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारी हिस्ट्री। तब ओल्ड हॉजर अंकल क्वाइटली रो रहे थे पीछे। बाकी विलेजर्स को गिल्ट हो रही थी। हमने फ्रेंच सीरियसली नहीं ली। फ्रांस का दिमाग एक पल के लिए रुक सा गया। इतनी सारी बातें एक साथ समझने की कोशिश कर रहा है। अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। पर मुझे तो अभी ठीक से बोलनी आती भी नहीं। तभी अचानक फ्रांस का ध्यान बाहर कबूतरों पर चला जाता है। फ्रांस फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, क्या अब इन्हें भी फ्रेंच में कुकू करनी पड़ेगी? फ्रांस, इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें हम सब एल्सेस के लोगों की भी गलती है। सिर्फ इसलिए ताकि घर में थोड़े और पैसे आ जाएं। यहां पेरेंट्स अक्सर बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय खेतों में काम करने भेज देते थे, और मैं खुद कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को मेरे फूलों में पानी डालने भेज देता था। और सच कहूं तो जब मुझे मछली पकड़ने जाना होता था तो मैं पूरे दिन की छुट्टी भी दे देता था। लास्ट मोमेंट तो एकदम सिनेमैटिक था बच्चों। एमएमएल सर ने ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ एक लाइन लिखी, वीव लव फ्रांस। सर बोलना चाहते थे कुछ, पर इमोशंस इतने ज़्यादा थे कि वर्ड्स ही नहीं निकल पाए। सर ने सिर्फ हाथ से इशारा किया। क्लास डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस्ड, फ्रेंच डिसमिस्ड। सभी स्टूडेंट्स और विलेजर्स चुपचाप उदास मन से क्लास छोड़कर निकल गए। फ्रांस को उस मूवमेंट पे रियलाइज हुआ, पहले मैं सर की बातों को लाइटली लेता था, लेकिन आज अगर कुछ भी कह देते तो शायद अच्छा लगता। क्योंकि डांट पड़ने का मतलब था सर हैं, फ्रेंच है, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन आज सब खत्म हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि जो चीज़ इजीली अवेलेबल हो उसकी वैल्यू तभी पता चलती है जब वो छिन जाए।
याद रखो लाइफ में सेकंड चांस हमेशा नहीं मिलता, और हाँ पढ़ाई भी कर लो टाइम पे, इससे पहले एग्जाम आ जाए। बाय, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। हाय क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज बुप्पी भैया के साथ इस व्लॉग में आप कवर करोगे लॉ स्प्रिंग पार्ट 1 जो अनीस जंग ने लिखा है। तो सबसे पहले जानते हैं राइटर के बारे में। अनीस जंग एक इंडियन राइटर और जर्नलिस्ट हैं। इनकी स्पेशलिटी है सोशल इश्यूज, स्पेशली पुअर और डिप्राइव्ड बच्चों की लाइफ के बारे में लिखना। अनीस जंग की राइटिंग बहुत ही सिंपल, रियल और टचिंग है। इनके थ्रू हम समझ पाते हैं कि पुअर चिल्ड्रन की रियलिटी क्या है। अब टाइटल समझो, लॉ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब यूथ, चाइल्डहुड, जॉय और ग्रोथ का टाइम। लेकिन यहाँ के बच्चे पॉवर्टी की वजह से अपना चाइल्डहुड नहीं जी पाते, उनका स्प्रिंग लॉस्ट है। तो ये स्टोरी अनीस जंग के पर्सपेक्टिव से है। उन्होंने खुद इन बच्चों से मिलकर उनकी लाइफ देखी। उनमें से ही एक बच्चा है साहिब, जिसके बारे में ये कहानी है। साहिब एक रैक पिकर है। देखते हैं क्या हुआ जब वो पहली बार साहिब से मिली। बेटा, ये सब क्यों करते हो तुम? कुछ और काम नहीं है मेरे पास। तो बेसिकली साहिब की पूरी फैमिली बांग्लादेश से आई थी। उनके फील्ड्स पे बहुत बड़े स्टॉर्म्स आए थे जो सब बर्बाद कर गए। अब ये लोग सीमापुरी में रहते हैं, दिल्ली के पास। आओ अब चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। बेटा, स्कूल क्यों नहीं जाते? मेरे एरिया में स्कूल ही नहीं है। जब बनेगा तब जाऊंगा। अगर मैं स्कूल खोल दूं तो आओगे? हाँ। और यहाँ नरेटर ने एक गलती कर दी दोस्तों। ये प्रॉमिस सिर्फ मजाक में था, साहिब ने इसे सीरियसली ले लिया। और ऐसे मजाक ये पॉलिटिशियंस, पावरफुल लोग इन बच्चों के साथ, इनके पेरेंट्स के साथ हमेशा करते हैं। और इसके बाद साहिब रोज़ाना आता है और अनीस जंग से पता है क्या पूछता है? देखो। आपका स्कूल रेडी हो गया? नहीं बेटा, स्कूल बनाने में टाइम लगता है। धोखा दिया ना तुमने, मुझे धोखा दिया। एक दिन बता दूंगा मैं। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? साहिब आलम। देखो आयरनी, नाम है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का मालिक, लेकिन रियलिटी में वो एक रैक पिकर है। तो साहिब अकेला नहीं था, उसके साथ बहुत सारे दोस्त थे, सब बेयरफुट, बिना चप्पल के। रोज़ सुबह बर्ड्स की तरह आ जाते और दोपहर तक गायब हो जाते। लोग कहते हैं ये ट्रेडिशन है बेयरफुट रहना, लेकिन दोस्तों ये ट्रेडिशन नहीं है, ये पावर्टी है। इसे एक्सेप्ट करना सिर्फ एक बहाना है। नरेटर को एक कहानी याद आई। उडुपी में एक आदमी था जो बचपन में मंदिर से गुजरते वक्त रोज़ एक ही प्रेयर करता था, भगवान मुझे एक जोड़ा शूज़ दे दो। 30 साल बाद उसकी प्रेयर पूरी हुई और आज उसके बेटे के भी पास शूज़ हैं। अब नरेटर साहिब के साथ सीमापुरी गई। ये जगह दिल्ली के एज पर है, लेकिन रियलिटी में एक बिल्कुल अलग वर्ल्ड है। यहाँ करीब 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं। सीमापुरी मिट्टी के छोटे हट, टिन और प्लास्टिक की रूफ, ना ड्रेनेज ना रनिंग वाटर, लेकिन लोग यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। यहाँ के लोगों के पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है। इन्हीं राशन कार्ड से वोटर लिस्ट में नाम आता है। तो आप लोग इतनी अच्छी जगह छोड़कर यहाँ क्यों आए? अगर हम अपने बच्चों को खाना खिला सकते हैं और वो भूखे नहीं सोते तो यहाँ रहना बेटर है। गार्बेज उन्हें खाना देती है, रहने की जगह देती है। ये लोग टेंट्स में रहते हैं जो टेम्पररी होम्स बन जाते हैं। सीमापुरी में हर बच्चा रैक पिकिंग करने में एक एक्सपर्ट बन जाता है। ऐसे में जब हमारी अनीस जंग जो है बच्चों से पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो, तो हमारा साहिब पता है क्या रिप्लाई करता है? आज जो दिखाता हूँ। कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है, कभी कभी तो 10 रुपए का नोट भी। समझे? बच्चों के लिए गार्बेज एक सरप्राइजेस और छोटी छोटी खुशियों की दुनिया है, लेकिन पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल। एक दिन नरेटर ने देखा साहिब क्लब के गेट के पास खड़ा था और 2 लोग वाइट कपड़ों में टेनिस खेल रहे थे। टेनिस पसंद है तुम्हें? हाँ, बहुत पसंद है। जब कोई नहीं होता गेटकीपर मुझे अंदर जाने देता है। मैं स्विंग यूज करता हूँ। अरे, तुमने टेनिस शूज कहाँ से लिए? किसी ने दिए।
एक रिच लड़के ने फेंक दिए थे क्योंकि एक शू में होल था। लेकिन साहिब को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लाइफ भर बेयरफुट रहा हो उसके लिए होल वाले शूज़ भी ड्रीम जैसे होते हैं। दोस्तों, ये रिच और पुअर के बीच की दीवार है। साहिब शूज़ तो पहन सकता है लेकिन वो गेम जो वो देखता है वो खेल नहीं सकता। कुछ समय बाद नरेटर ने साहिब को देखा मिल्क बूथ की तरफ जाते हुए। उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर था। ये क्या है साहिब? मैं अब चाय की दुकान पे काम करता हूँ। 800 रुपए मिलते हैं और खाना भी। अच्छा लगता है काम? लेकिन नरेटर ने नोटिस किया कि साहिब का चेहरा अब केयरफ्री नहीं था। ये स्टील कैनिस्टर प्लास्टिक बैग से ज़्यादा भारी लग रहा था। प्लास्टिक बैग साहिब का अपना था लेकिन कैनिस्टर दुकान वाले का है। साहिब अब आज़ाद नहीं, वो अब अपने लिए काम नहीं करता। फ्रीडम खो गई। तो देखो सिंबॉलिज्म। गार्बेज एल्डर्स के लिए सर्वाइवल है, बच्चों के लिए ट्रेजर। और ये कोट याद रखो, चाइल्डहुड इज द फर्स्ट प्रेशियस कॉइन दैट पॉवर्टी स्टील्स फ्रॉम अ चाइल्ड। यही है चैप्टर का एसेंस। तो ये थी साहिब की कहानी दोस्तों। पार्ट 2 में मिलेंगे मुकेश से, जिसका ड्रीम है कार मैकेनिक बनना। लाइक करो, शेयर करो और मज़े से पढ़ाई करते रहो। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। हाई क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे लॉ स्प्रिंग पार्ट 2 जो अनीस जंग ने लिखा है। तो ये कहानी भी नरेटर अनीस जंग का ऑब्जर्वेशन है। पहले पार्ट में सीमापुरी में रैक पिकर्स थे, अब फिरोजाबाद में बैंगल मेकर्स हैं। पहले पिताजी करते थे पहले ये काम। पिताजी के एक्सपायर होने के बाद में हमने किया है। हमारे बाप दादे और बाप दादे और बाप दादे काफी अरसे से चल रहा है जी ये काम। हम ये काम 8 साल की उम्र से कर रहे हैं। जब सीखा है तो आदत बन गई है। फिरोजाबाद इंडिया का फर्स्ट बैंगल कैपिटल है। ये कहानी है मुकेश के बारे में, जिसका सपना है कार मैकेनिक बनना। ये मुकेश है। आओ देखते हैं क्या हुआ जब नरेटर मुकेश से मिली। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। तुम्हें कार्स के बारे में कुछ पता है? मैं कार चलाना सीखूंगा। दोस्तों, ये ड्रीम फिरोजाबाद की डस्टी स्ट्रीट्स में मिराज की तरह लग रहा था, क्योंकि यहाँ सब बैंगल्स ही बनाते हैं जनरेशन से। शॉकिंग फैक्ट, चिल्ड्रन को ग्लास फैक्ट्रीज में काम करवाना इलीगल है, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन यहाँ काम कर रहे हैं। बहुत सारे तो अपनी आउटसाइड ही खो देते हैं। मुकेश नरेटर को अपने घर ले गया, प्राउडली बोल रहा था घर रीबिल्ड हो रहा है। डर्टी लेन्स, ब्रोकन हाउसेज, नो विंडोज, लोग और एनिमल्स सब एक साथ। ये रहा मेरा घर। हाफ कंस्ट्रक्टेड हट, कॉर्नर में स्टोव, पॉट में स्पिनच, ग्राउंड पे एल्यूमिनियम प्लेट्स में वेजिटेबल्स। ये मुकेश के भाई की वाइफ है। खुद ज़्यादा बड़ी नहीं लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद मुकेश के दादाजी घर पे आते हैं और जो होता है वो आज भी इंडिया में काफ़ी सारे घरों के अंदर जो फॉलो किया जाता है, पता है क्या? दिखाता हूँ। जब एल्डेस्ट मैन आया तो वो ब्रोकन वॉल के पीछे चली गई और वेल फेस पर खींच लिया। ट्रेडिशन है कि डॉटर्स इन लॉ को फेस हाइड करना पड़ता है। ये एल्डर मैन पहले टेलर था, फिर बैंगल मेकर। सालों मेहनत के बाद भी ना घर सुधर पाया, ना बच्चों को स्कूल भेज पाया। मैंने बच्चों को बस एक स्किल सिखाई, बैंगल्स बनाना। इसके बाद एंट्री होती है मुकेश की दादी की। इनका मानना है कि अगर कोई बच्चा बैंगल मेकिंग कास्ट के अंदर पैदा होता है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ बैंगल्स ही बना सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। ये उनका कर्म है। और देखो हमारी अनीस जंग को वो क्या कहती है, यह उसकी किस्मत है, उसका कर्म है। भगवान की दी हुई परंपरा को कैसे तोड़ा जा सकता है? मेरे हस्बैंड की आंखें खराब हो गईं चूड़ियों की पॉलिश की वजह से। बॉर्न इनटू बैंगल मेकर्स कास्ट। हर जगह बैंगल्स हैं, रेनबो के सारे कलर्स, हैंड कार्ड्स पे स्टैग। इन गलियों से ये बैंगल्स हैंड कार्ड्स पे भरी जाती हैं और घर के मैन इन्हें मेन मार्केट तक ले जाते हैं। ये वही हैंड कार्ड्स है जिनसे गार्बेज कैरी किया जाता है। यहाँ बच्चे सारा दिन छोटी छोटी डार्क हट्स में बैठकर सिर्फ ऑयल लाइट्स की लैम्प के बीच अपने माँ बाप के साथ बैंगल्स बनाने का काम करते हैं। अब उनकी आंखों को डार्कनेस की आदत हो गई है, डे लाइट की नहीं, और इसीलिए बहुत सारे बच्चे अपनी आईसाइट खो देते हैं। हमारे लिए कितना इजी है ना, फ्रिज खोलकर जब मर्जी कुछ भी खा लो। बट मुकेश और साहिब की तरह आज भी न जाने इंडिया में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें ये सुख नसीब नहीं होता। आज अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, जहां हमारी नरेटर अनीस जंग ऐसी ही एक बच्ची सविता से मिलती है।
ये सविता है, डल पिंक ड्रेस में। हाथ ऑटोमेटिकली मूव कर रहे, मशीन की तरह। दोस्तों, क्या सविता समझती है बैंगल्स की इम्पोर्टेंस? इंडियन वुमेन्स के लिए बैंगल्स मतलब मैरिज और गुड फॉर्च्यून। एक दिन जब सविता खुद ब्राइड बनेगी तब उसे समझ आएगा कि वो क्या बना रही थी। जस्ट लाइक दैट ओल्ड वुमेन जो उसके साथ बैठी है। अब सविता के पास जो दादी बैठी है वो बड़ी ही शॉकिंग बात कहती है। वो कहती है कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र भर एक वक्त का खाना पेट भर के नहीं खाया है। आजो आगे सुनते हैं। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कभी पेट भर के नहीं खाया। मैं सिर्फ बैंगल्स बनाना जानता हूँ, बस घर बना दिया फैमिली के लिए। देखो आयरनी, उसने बड़ी चीज अचीव की है। एटलीस्ट रूफ है, यही पावर्टी का लेवल है। बस एक रूफ और कुछ नहीं। हर घर सेम कंप्लेंट, इतने कम पैसे हैं कि बस बैंगल बना सकते हैं, प्रॉपर फूड नहीं। फिरोजाबाद में कुछ चेंज नहीं हुआ। बात ये आती है कि अभी ये लोग ऐसे है क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंसे हुए हैं मिडल मैन के ट्रैप में। मतलब कि मिडल मैन इनसे बहुत सस्ते रेट पर जो है बैंगल्स लेकर जाते हैं और जाके मार्केट में सेल कर देते हैं। इन्हें सिर्फ उतना ही पैसा मिल पाता है कि इन बेचारों की सोच सिर्फ चूड़ी बनाने तक ही सीमित रह जाती है। इसके अलावा ये कुछ सोच भी नहीं पाते और ना ही ये कोई अपनी एसोसिएशन बना पाते कि ये कुछ आवाज़ उठा सके। अगर ये ट्राई करते भी है तो इनको पुलिस मैन जो है, पॉलिटिशियंस जो है, इन लोगों को पीटते हैं और ये लोग वापस से इसी ट्रैप के अंदर फंसे रह जाते हैं। आगे देखते हैं। ये मिडल मैन के ट्रैप में है, कोई लीडर नहीं है जो इन्हें गाइड करे। इनकी कॉन्वर्सेशन सिर्फ सर्कल्स में घूमती हैं। पॉवर्टी, हेल्पलेसनेस, ग्रीड, इनजस्टिस और वापस से पॉवर्टी। अब दो वर्ल्ड्स हैं, एक है फैमिली का पॉवर्टी और कास्ट में फंसा हुआ, और दूसरा है मनी लेंडर्स और मिडल मैन का। पावरफुल लोग बर्डन क्रिएट करते हैं। हर बच्चे को ये बोझ उठाना पड़ता है क्योंकि अलग रास्ता चुनने के लिए करेज चाहिए जो बचपन से ही नहीं मिलता। प्लेन उड़ाने का भी सपना है? नहीं, अभी कार्स ही काफी हैं। एयरप्लेन्स फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते ही नहीं, लेकिन कार्स, वो उसका अचीवेबल ड्रीम था। मोरल यही है कि चाइल्ड लेबर इग्नोर मत करो। हर बच्चे को एजुकेशन चाहिए, सोसाइटी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे। बैंगल्स इस चैप्टर में ट्रैप ड्रीम्स का सिंबल है और पार्ट 1 में स्प्रिंग लॉस्ट चाइल्डहुड का। तो ये थी मुकेश की इंस्पायरिंग कहानी। पॉवर्टी के बीच भी सपने देखे जा सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो और पढ़ते रहो, और याद रखना रियाज ही राज है। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ पढ़ोगे डीप वाटर, जो विलियम डगलस की रियल लाइफ स्टोरी है। तो चलो मिलते हैं विलियम डगलस से। यह है डगलस जिनके बारे में ये कहानी है। बॉर्न 1898 में हुए, लॉयर बने, फिर यूएस सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस किया 36 ईयर्स तक। डगलस, आज हम स्टूडेंट्स को आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी बताएंगे। बिल्कुल, ये स्टोरी है डर की और फिर उसे हराने की। गाइस नोट करो, डगलस को बचपन से ही पानी से फेयर था। अब सुनो उसका रीजन। इंटरेस्टिंग फ्लैशबैक आ रहा है। फ्लैशबैक। तो ये हम आ चुके हैं डगलस के साथ पास्ट में। ये डगलस है। जब मैं 10-11 साल का था, यहाँ YMCA पूल में स्विमिंग सीखने आया क्योंकि याकिमा रिवर डेंजरस थी। माँ रिवर से डराती थी। पर गाइस, मुझे बचपन से पानी से डर था। रीजन? एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट। एक बार कैलिफोर्निया बीच पर मुझे एक वेव ने अंडर वाटर पुश कर दिया। वेव छोटी थी और मैंने फादर के लेग्स भी पकड़े हुए थे, लेकिन एक चाइल्ड के लिए छोटी वेव भी बड़ी लगती है, राइट? पापा को फनी लगा पर मैं काफी टेरिफाइड था। 3-4 साल की उम्र में अब विलियम डगलस पानी से डरने लगे थे, बट उन्होंने हार नहीं मानी। बचपन में ही उन्होंने ज्वाइन किया YMCA पूल, जहाँ पता है क्या होता है, आज दिखाता हूँ। मैंने वाटर विंग्स खरीदे और अपने पतले लेग्स को लेकर थोड़ा शाय था। मैंने 2-3 दिन प्रैक्टिस की। मुझे कंफर्टेबल फील होने लगा था। सोच रहा था डर खत्म हो रहा है, बट एक दिन पूल खाली था, बहुत क्वाइट था। डर लग रहा था अकेले जाने में, तो मैं एज पर बैठ गया। तभी एक 18 साल का मस्कुलर लड़का आया। स्किनी, चल तुझे पानी में भेजता हूँ। उसने विलियम डगलस को पूल के 9 फीट डीप एंड में फेंक दिया, जहां वो सिटिंग पोजीशन में गिरे। पानी उनके मुंह के अंदर जा चुका था और वो हर एक कोशिश कर रहे थे वहां से बाहर आने की, पर नहीं आ पाए क्योंकि अभी भी विलियम डगलस को स्विमिंग नहीं आती थी। तभी उन्होंने एक प्लान बनाया। जैसे ही उनके पैर टाइल्स को नीचे टच करेंगे, वो जोर से पुश करके खुद को एक कॉर्क की तरह बाहर आ जाएंगे, पर नहीं आ पाए।
गाइस, अब जो होने वाला है वो हार्ट ब्रेकिंग है। डगलस लिटरली डेथ के करीब चले गए। ध्यान से सुनो, ये पार्ट एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 फीट्स मानो लग रहे थे 90 फीट्स। फाइनली टाइल्स टच भी हुई, खुद को पुश भी किया, पर कुछ नहीं हो पाया। वो बहुत स्लो ऊपर आ रहे थे। आंखें खोली तो चारों तरफ येलो ही पानी उनको नजर आया। अब वो पैनिक हो गए और फिर से नीचे जाने लगे। वो डर जो उनके मन में था वो शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। वो अंडर वाटर अपनी माँ को पुकारना चाहते थे, पर कोई उनकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। टाइल्स अब उन्हें फिर से टच हुई। उन्होंने फिर से पुश किया, पर कुछ भी नहीं हो पाया। उन्होंने ज़ोर ज़ोर से माँ पुकारना चाहा, बट उनकी आवाज़ ही नहीं निकल पाई और ये डर उनके मन में बहुत ज़्यादा बैठ गया। अब डगलस टाइल्स को तीसरी बार फिर से टच हुए। उन्हें थोड़ी लाइट दिखी, पर अब उन्होंने हार मान ली। अब उनकी बॉडी शांत हो गई और ये शांति उन्हें पसंद आने लगी। इस शांति में मुझे जेंटल हैंड्स फील हो रहे थे, जैसे कि मैं मेरी माँ की बाहों में हूँ और इन बाहों में सिर्फ शांति है। लाइफ का कर्टन अब क्लोज होने लगा और मैं अनकॉन्शियस हो गया। जब डगलस को होश आया तो उन्होंने खुद को पूल के पास उल्टा लेटा पाया, जहाँ वो लड़का कह रहा था कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये डर अब डगलस के मन में इतना बैठ गया था कि बड़े होने के बाद भी वो फिशिंग या वाटर की कोई भी एक्टिविटी करने जाते तो पानी देखते ही उनका दिल दहल जाता और स्विमिंग, बोटिंग, कैनोइंग, फिशिंग जैसे सारे प्लान्स उनके खराब हो जाते। फिर एक दिन अक्टूबर में डिसाइड किया, इनफ, अब इस डर पे मुझे जीत हासिल करनी ही है और मैंने हायर किया एक इंस्ट्रक्टर। ये इंस्ट्रक्टर विलियम डगलस की वीक में 5 डेज क्लासेस लिया करता था और उनकी एक क्लास 1 घंटे की होती थी। विलियम डगलस के मन में इतना ज़्यादा डर बैठ गया था कि इंस्ट्रक्टर ने बनाया एक पुलिस सिस्टम, मतलब कि एक बेल्ट जो है विलियम डगलस की वेस्ट से बांधी जाती थी, जो कि रोप से कनेक्टेड होती थी। वो रोप पुली से होते हुए उस रोप का कंट्रोल जो है इंस्ट्रक्टर के हाथ में हुआ करता था और हल्का सा भी अगर इंस्ट्रक्टर रोप को ढीला छोड़ देते थे तो हमारे विलियम डगलस पैनिक कर जाते थे। आ जाओ सुनाता हूँ। Face punny main. Breathe out. Nose ऊपर. Breathe in. मेरा फियर इतना ज़्यादा था कि इंस्ट्रक्टर अगर थोड़ा सा भी अपना सपोर्ट लूज करता तो मैं तुरंत पैनिक करने लगता था। टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना। इंस्ट्रक्टर के साथ अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद एक दिन मैंने डिसाइड किया अकेले स्विम करने का। डर मेरे मन में वापस आया, लेकिन मैंने डर को कहा, हाँ भाई मुझे डराना चाहता है, वॉच दिस नाउ। और इसके बाद मैंने पूरे स्विमिंग पूल में अच्छे से स्विमिंग की और पूल की पूरी लेंथ आराम से स्विम कर ली। अब मैं खुद को टेस्ट करने के लिए जुलाई में लेक वेंटवर्थ गया। 2 माइल स्विम भी किया, क्रॉलिंग, बैक स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक सब स्टाइल्स किए। सिर्फ एक बार डर मेरे मन में वापस आया जब मैं लेक के मिड में था और मैंने हंसकर डर को बोला, मिस्टर टैरर अब तू क्या करेगा। मैंने हार यहाँ भी नहीं मानी। मैं टियन रिवर से होता हुआ मिड ग्लेशियर तक पहुंचा, जहां मैंने वॉर्म लेक के पास कैंप किया। अगले दिन सुबह मैंने कपड़े उतार के जंप मारी और वहां मुझे समझ आ गया कि मैं इस डर पे विजय प्राप्त कर चुका हूं। रोजवेल्ट ने सही कहा है, all we have to fear is the fear itself. तो गाइज, इंपॉर्टेंट मॉरल वैल्यूज, फेस योर फियर, नेवर गिव अप, करेज प्रैक्टिस से आती है, हार्ड वर्क पेज ऑफ, हेल्प लेना बिल्कुल नॉर्मल है। सिंबलिज्म नोट करो बोर्ड्स के लिए। वाटर मतलब फियर, पूल मतलब लाइफ चैलेंजेस, बुली मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, इंस्ट्रक्टर मतलब गाइडेंस, लर्निंग टू स्विम मतलब गेनिंग कॉन्फिडेंस, फाइनल विक्ट्री मतलब फ्रीडम। चैप्टर की मेन थीम, नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू ट्राई हार्ड टू अचीव इट। डगलस ने प्रूव किया डिटर्मिनेशन और प्रैक्टिस से कोई भी डर हराया जा सकता है। डीप वाटर टाइटल कितना अप्रोप्रिएट है। बिल्कुल, फिजिकली डीप पूल था, इमोशनली डीप फियर था, दोनों लेवल्स पर परफेक्ट। याद रखना, फियर सिर्फ एक शैडो है, करेज की लाइट में वॉक करो तो डिसअपियर हो जाता है। फेस योर फियर्स। क्विक रिकैप, डगलस का चाइल्डहुड ट्रॉमा से फियर, YMCA पूल में ऑलमोस्ट ड्रॉनिंग ईयर्स तक टेरर, फिर इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग, लेक्स और माउंटेन में टेस्ट और फिर फाइनल विक्ट्री। दोस्तों, लाइफ में सबके अपने फियर होते हैं, एग्जाम्स का, फेलियर का, पर डगलस ने सिखाया फेस करो, प्रैक्टिस करो, फियर हार जाएगा। रिमेंबर, डीप वाटर मीन्स डीप फियर भी और डीप करेज भी। अपने डर से घबराओ मत, उनसे लड़ो। बाय गाइस, स्टे मोटिवेटेड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में भी कवर करोगे चैप्टर द रैट ट्रैप। आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो थोड़ी वियर्ड है, थोड़ी डीप है और बोर्ड्स के लिए सुपर इम्पोर्टेंट। तो ये है सेल्मा लागरलॉफ, जो काफ़ी फेमस स्वीडन राइटर हैं और इस स्टोरी की ऑथर हैं
और ये स्टोरी स्वीडन के आयरन माइंस के अराउंड फेरी स्टाइल में सेट है। मेरी स्टोरीज का फोकस हमेशा गुडनेस, लव और अंडरस्टैंडिंग पे होता है। देखो गाइस, थीम सिंपल है, हर इंसान में अच्छाई होती है, बस लव और काइंडनेस चाहिए उसे बाहर निकालने के। चलो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो ये है अपना हीरो, एक गरीबों का गरीब रेड ट्रैप सेलर। भाई के पास ना घर है ना पैसे, भीख मांगता है, कभी कभी चोरी भी कर लेता है सर्वाइवल के लिए। अब ये जो रैट ट्रैप सेलर होता है, क्योंकि ये बेचारा गरीब होता है तो कोई भी दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब कि इसको कहीं से भी भगा दिया जाता है। तो ये अक्सर ऐसे ही अकेला जो है वो घूमता रहता है और घूमते घूमते अपने थॉट्स के अंदर रहता है। और बड़ा इंटरेस्टिंग थॉट ये अपना शेयर करता है। ये कहता है कि ये पूरी दुनिया भी एक रैट ट्रैप की तरह है, मतलब कि एक चूहे पकड़ने की पिंजरेदानी की तरह है, जिसके अंदर जो हम कंफर्ट कमाना चाहते हैं, हमें गाड़ी भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, हमें बंगला भी चाहिए, ये एक तरीके का बेट है, मतलब कि एक तरीके का लालच है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि एक चूहे पकड़ने की पिंजरेदानी के अंदर हम कोई रोटी का टुकड़ा लगाते हैं, हम कोई चीज़ का टुकड़ा लगाते हैं, जिसके लालच में एक चूहा जो है वो भागा चला आता है और वो उस पिंजरेदानी के अंदर फंस जाता है। ठीक वैसे ही इस संसार के अंदर हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी इस कंफर्ट, इस ऐशो आराम, इस बंगले को कमाने के चक्कर के अंदर इस ट्रैप के अंदर फंस जाते हैं और उससे कभी बाहर नहीं आ पाते। अब देखो ये आगे क्या कहता है। देख भाई, ये पूरी दुनिया एक बड़ा रैट ट्रैप है। समझे? जैसे ही तुम टेम्प्ट हुए, वर्ल्ड ने तुम्हें ट्रैप कर लिया, फ्रीडम खत्म, और ये बेचारा खुद भी इस ट्रैप में फंसने वाला है। देखो कैसे। एक शाम ये बंदा एक ओल्ड क्रॉफ्टर के घर पहुंचा। यूजुअली लोग इसे भगा देते थे, बट ये इस बार आओ बेटा, अंदर आओ। गाइस, ये ओल्ड मैन ने फुल हॉस्पिटैलिटी दी, पॉरेज खिलाया, टोबैको दिया, कार्ड्स खेले, मेजोलिस, दिल खुश कर दिया रैट ट्रैप सेलर का। देख बेटा, मेरी खाओ कितनी कमाल है। लास्ट मंथ 30 क्रोनर कमाए हैं। पैसा ही पैसा हो गया। और यहां से शुरू होती है प्रॉब्लम। देखो क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साथ में निकले, बट आधे घंटे बाद हमारा हीरो वापस आया। अब भाई को लगा मैं हाईवे पे नहीं जाऊंगा, फॉरेस्ट से निकलूंगा सेफली। यार ये फॉरेस्ट खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा ही होता है व्हेन यू टेक शॉर्टकट्स इन लाइफ। बिंगो, अपनी ही थ्योरी प्रूफ कर दी। 30 क्रोनर इज बेट, फॉरेस्ट हैड ट्रैप। आयरनी देखो गाइस। ओह नो, मैं खुद ही ट्रैप में फंस गया। दिस इज द कोल्ड नाइट जस्ट वन डे बिफोर क्रिसमस। फॉरेस्ट में सारा दिन घूम घूम कर हमारा पेडलर वहीं थक कर गिर जाता है और उसे दूर से एक आवाज आती है आयरन मिल की। और फिर उस समय पे राम्स टू आयरन मिल एक जाने माने आयरन मास्टर के पास थी। मेरा बिगेस्ट गोल बेस्ट क्वालिटी आयरन प्रोड्यूस और सेल करना है। मैं हमेशा डे और नाइट वर्कर्स का इंस्पेक्शन करता हूं टू मेक श्योर सब सही से हो रहा है। इसी नाइट टाइम इंस्पेक्शन के टाइम पर ही रैट ट्रैप सेलर आया। और क्योंकि आयरन मिल में मेटल्स की बहुत ज़्यादा साउंड होती है, इसी वजह से वहाँ पे काम कर रहे ब्लैक्समिथ उस पर ध्यान नहीं देते और चुपचाप हमारा पेडलर एक हॉट फर्नेस के पास आकर लेट जाता है ताकि वो अपनी बॉडी को गर्म कर सके। और वही एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जो आयरन मास्टर होता है वो हमारे पेडलर को उसका एक पुराना दोस्त समझ लेता है। आज वो दिखाता हूँ। वेट निल्स, ओलफ, तुम कितने चेंज हो गए। प्लॉट ट्विस्ट, आयरन मास्टर ने इसे अपना पुराना आर्मी फ्रेंड समझ लिया। एलिजाबेथ अब नहीं रही। जैसा कि आपने शायद सुना होगा,
मेरे बेटे अब्रॉड हैं, घर पर बस मेरी एल्डेस्ट डॉटर और मैं ही हैं, और क्रिसमस पर कोई कंपनी भी नहीं है। तो अब मेरे साथ चलिए और क्रिसमस फूड को थोड़ा फास्टर डिसअपीयर करने में हमारी हेल्प कीजिए। नहीं नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। पेडलर आयरन मास्टर के साथ घर जाने के लिए मना कर देता है और फिर आयरन मास्टर जो है अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को वहां पे भेजते हैं। फिर देखो क्या होता है। ये लड़की है असली हीरो ऑफ द स्टोरी गाइस। हम्बल, शाय और काइंड हार्टेड। हेलो, मैं एडला विल्मनसन। पापा ने बताया कि आप यहाँ सोना चाहते हैं। प्लीज़ हमारे साथ क्रिसमस ईव स्पेंड करिए कैप्टन। नोटिस किया? उसने कैप्टन बोला, रिस्पेक्ट दिया। ठीक है मिस, मैं आ जाऊंगा। पर कैरेज में बैठते ही भाई को रिग्रेट होने लगा। उसने वो पैसे क्यों चुराए? क्लासिक गिल्ट ट्रिप। पहले ओलफ को थोड़ा वेट गेन करवाना पड़ेगा, फिर इसके लिए बेटर काम ढूंढेंगे। बाप बेटी प्लानिंग कर रहे हैं मेक ओवर की, और फिर वो नहा धो के शेव करके सूट पहन के रेडी हो। ये तो निल्स ओलफ नहीं है। जस्ट लाइक जब इंस्टाग्राम वर्सेस रियलिटी हिट करे। ये क्या धोखा है? मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं कैप्टन हूं, तुमने ही समझ लिया। मैं तो सिर्फ पूर पेडलर हूं। सुनिए मिस्टर आयरन मास्टर, ये दुनिया एक बड़ा रैट ट्रैप है। आप भी किसी दिन टेम्प्ट होंगे और फंस जाओगे। सीधा। ये इतना बैड नहीं था माय फ्रेंड। शायद हमें क्रिसमस ईव पर शेरिफ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यहां से जितनी जल्दी हो सके गेट आउट। डैड प्लीज, एक दिन तो इन्हें आराम से रहने दीजिए। पूरा साल इन्हें कहीं वेलकम नहीं मिलता। एवरीवेयर इन्हें चेस करते हैं, अरेस्ट करने की धमकी देते हैं। एक पीसफुल डे तो मिले इन्हें। और गाइस, इसके बाद क्या हुआ? भाई ने दिन भर सोया, लिटरली पूरे दिन। कितने सालों बाद मिली थी पीसफुल नींद। दोपहर को खाना, फिर सो गए। शाम को क्रिसमस ट्री लगी, फिर सो गए। रात को डिनर, फिर सो गए। ये सूट आप रख लीजिए, पापा का क्रिसमस गिफ्ट है। और अगली क्रिसमस ईव को भी आना चाहें तो ऑलवेज वेलकम। नेक्स्ट मॉर्निंग चर्च से वापस आए तो सुना एक क्रॉफ्टर को रेड ट्रैप सैलर ने लूट लिया था। वाह बेटा, कितना फाइन आदमी लाए थे घर। सर, वो चला गया, कुछ चोरी नहीं किया, बस मिस विल्मैनसन के लिए गिफ्ट छोड़ गया। लेटर में लिखा था, ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आपने मुझे एक कैप्टन की तरह ट्रीट किया तो मैं भी एक कैप्टन की तरह ही बिहेव करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता आप क्रिसमस पर एक थीव की वजह से एम्बैरेस्ड हो। ये पैसे आप उस ओल्ड क्रॉफ्टर को वापस कर दीजिएगा। ये रैट ट्रैप एक रैट की तरफ से गिफ्ट है जो कि खुद उस रैट ट्रैप में फंस जाता अगर उसे कैप्टन की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। कैप्टन वॉन्ट्स डाले। गाइस देखा, एडला ने जो रिस्पेक्ट और काइंडनेस दी, उसने एक चोर को जेंटलमैन बना दिया। मॉरल टाइम, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ऑनेस्टी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ह्यूमिलिटी, ग्रैटिट्यूड, सब कुछ है स्टोरी। रियल मैसेज ये है कि हर इंसान के अंदर गुडनेस है, बस सही ट्रीटमेंट और लव चाहिए। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग्स देखते रहो और मज़े से पढ़ते रहो। हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ कवर करोगे चैप्टर इंडिगो। और ब्रो, ये सिर्फ नीले क्रॉप की स्टोरी नहीं है, ये है फ्रीडम की पहली आवाज़। चलो चलते हैं 1917 में। तो गाइस, ये है फॉरेन जर्नलिस्ट जो 1942 में गांधी जी से मिले। ये सब 1917 में शुरू हुआ था। दिसंबर 1916, लखनऊ, 2301 डेलीगेट्स। और देखो वहाँ इसी मीटिंग में पीछे से एंट्री होती है हमारे राजकुमार शुक्ला की, जो कि गांधी जी को चंपारण जाने के लिए बोलते हैं। नमस्ते, आपको मेरे साथ चंपारण आना होगा। चंपारण बिहार में, हिमालय के पास। इस जगह के बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था, पर भाई शुक्ला जी तो लिटरली उनके पीछे ही पड़ गए। बेटा, मेरे पास अभी बहुत काम है, मुझे और भी कई जगह जाना है। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगा।
बेटा राजकुमार शुक्ला इतने ज़्यादा डिटरमाइंड थे कि उन्होंने गांधी जी का कई महीनों तक और कई स्टेट्स के अंदर उनका पीछा किया उनसे रिक्वेस्ट की डेट लेने के लिए। वो खुद चंपारण बिहार से थे और उन्होंने वो गांधी जी के पास आए लखनऊ से वो गए अहमदाबाद से वो कैलकाटा गए। इस बात को मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको समझाना चाहूँगा। आ जाओ जरा ब्लैक बोर्ड पर चलते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझना, यहाँ पे वो चंपारण के अंदर है बेटा, ठीक है। फिर वो चला गया लखनऊ कांग्रेस मीटिंग के अंदर। कांग्रेस मीटिंग के अंदर जो है वो गांधी जी ने कहा कि मुझे कानपुर के अंदर काम है, वो कानपुर के अंदर चला गया उनके पास ही पीछे पीछे। फिर वो अपने आश्रम आ गए अहमदाबाद के अंदर, वो यहाँ पे आश्रम के पास आ गया और यहाँ पे अहमदाबाद में आके क्या कह रहा है कि गांधी जी प्लीज एक डेट फिक्स कर लो, आप फिक्स अ डेट। ही बैक बोलता है कि प्लीज मुझे जो है एक डेट दे दो। अब यहाँ पे जो है गांधी जी उसको बोलते हैं, ये इसको ना बहुत डिटरमाइंड लगता है, गांधी जी को लगता है कि यार ये बंदा बहुत डिटरमाइंड है, मुझे इसकी सुन लेनी चाहिए। तो कहते हैं कि ठीक है मुझे कैलकाटा के अंदर जो है वो काम है। अब यहाँ से जो है वो गांधी जी कहाँ जाते हैं, कैलकाटा जाते हैं। ये भी कैलकाटा के अंदर इनका इंतजार कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकाटा के अंदर इनका इंतजार कर रहा होता है। जैसे गांधी जी फ्री होते हैं तो ये दोनों जो है यहाँ से बिहार की ट्रेन पकड़ के कहाँ पहुंच जाते हैं, अपना बिहार पहुंच जाते हैं। तो देख रहे हो कि राजकुमार शुक्ला कितना ट्रैवल करता है गांधी जी के पीछे। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आए कि भाई राजकुमार शुक्ला डिटरमाइंड था या नहीं था, तुम बोलोगे हाँ बहुत डिटरमाइंड था, ये सारे एग्जाम्पल्स दे देना, ये इतनी जगह पे वो उनके पीछे जो है वो चलता रहा। गाइस इसको कहते हैं डेडिकेशन। वीक्स तक फॉलो किया, ब्रो ने बार बार रिक्वेस्ट करके लिटरली गांधी जी को कन्विंस कर लिया। अब दोनों ट्रेन पकड़ के पटना गए। ये राजेंद्र जी का घर है लेकिन वो घर पे नहीं है। और ये वही राजेंद्र प्रसाद है बच्चों जो आज़ादी के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। सर्वेंट्स ने शुक्ला को तो अंदर जाने दिया, लेकिन सर्वेंट्स ने गांधी जी को वेल से पानी नहीं लेने दिया क्योंकि उन्हें लगा वो अनटचेबल है। उस टाइम पे इंडिया में अनटचेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पीक पे था। अब यहाँ से गांधी जी जाते हैं मुजफ्फरपुर। इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं हमारे ब्लैक बोर्ड पर। फिर उसके बाद क्या होता है, वो डिसाइड करते हैं कि अब हम जाएंगे मुजफ्फरपुर, मतलब कि वो पटना के अंदर है भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पे। यहाँ पे जो उनके सर्वेंट्स वगैरह उनको जो है अनटचेबल समझ रहे हैं। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे मुजफ्फरपुर। तो यहाँ से वो यहाँ पे मुजफ्फरपुर जाते हैं, विच वॉज ऑन द वे टू चंपारण। वो जो है रास्ते में था चंपारण के, मतलब कि उन्हें चंपारण जाना था बट वो बीच में कहाँ जाते हैं, मुजफ्फरपुर भी जाते हैं। ही वॉन्टेड टू गैदर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिचुएशन देयर बिकॉज शुक्ला कुड नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग क्लियरली, क्योंकि ऑब्वियसली बात है शुक्ला जो है वो उतना ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। तो और गांधी जी जो है वो बिल्कुल फैक्ट्स फिगर्स को ध्यान में रख के इस केस को आगे लेके जाना चाहते थे। तो इसलिए वो मुजफ्फरपुर जाते सो दैट वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सके, क्योंकि शुक्ला जो है वो उतना अच्छे से एक्सप्लेन उनको नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे ही वो मुजफ्फरपुर जाते तो वो ऑलरेडी क्या करते, एक टेलीग्राम डाल देते प्रोफेसर जेबी कृपलानी को। कौन, गांधी जी। तो ये आप देख सकते हो कि ये है प्रोफेसर जेबी कृपलानी, जिनसे पहले जो है वो गांधी जी जो है वो टैगोर स्कूल शांति निकेतन के अंदर मिल चुके थे। तो ये मतलब गांधी जी जो है जेबी कृपलानी जी को पहले से ही जानते थे। तो उन्होंने उनको बताया कि मैं मुजफ्फरपुर आ रहा हूँ, आप मुझे वहां पे मिलो। तो जेबी कृपलानी जी जो थे वो 15 अप्रैल 1917 को उनका जो है वो स्टेशन पे इंतजार करते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ। तो काफी सारे स्टूडेंट्स और जेबी कृपलानी जो है उनको जो है स्टेशन पे लेने आते हैं। लेकिन वहां पे होता क्या है कि प्रोफेसर मलकानी जी जो होते हैं, ये जो है वो प्रोफेसर मलकानी है, गांधी जी जो है इनके घर पे रहते हैं। और प्रोफेसर मलकानी जी जो थे वो एक गवर्नमेंट स्कूल के टीचर थे, मतलब गवर्नमेंट जो है वो अधिकारी थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर वो टीचर थे, ठीक है। उसके बाद जो उन दिनों क्या होता था, बहुत ही अनयूजुअल होता था कि गवर्नमेंट स्कूल का जो टीचर है वो किसी को शेल्टर दे दे, ठीक है, लाइक गांधी जी। जैसे कि अब देखो होता क्या था उन दिनों, लोग ना बहुत ज्यादा डरते थे कि अरे ये सरकार के खिलाफ खड़ा होता है। तो जो सरकार के खिलाफ खड़ा होता था उसकी तो पिटाई होती ही होती थी, प्लस जो उनका साथ देता था उनकी भी बहुत पिटाई होती थी। तो लोग जो है बहुत ज्यादा डरते थे। और ऐसे में जो हमारे प्रोफेसर मलकानी है, जो कि खुद गवर्नमेंट के लिए उस वक्त काम कर रहे थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उन दिनों पे उन्होंने गांधी जी को जो है वो पनाह दी अपने घर के अंदर, गांधी जी को रहने दिया। तो गांधी जी बताते हैं कि उन दिनों के लिए बहुत बड़ी बात थी एक ऐसे पर्सन को वो देना जो कि अथॉरिटीज को चैलेंज करता है। अथॉरिटीज मतलब जो कि सरकार है उसको चैलेंज कर रहा है, ऐसे पर्सन को जो है पनाह देना बहुत बड़ी बात है इन दिनों के अंदर। और फिर वहां पे हुआ क्या कि स्मॉलर टाउन के अंदर वो यही लिखा हुआ है, पीपल वर यूजुअली स्केर्ड टू शो ओपन सपोर्ट फॉर दोज हु डिमांड होम रूल। यहाँ पे जो है लोग डरते थे ऐसे लोग को सपोर्ट करने के लिए जो कि होम रूल डिमांड करते थे। होम रूल का मतलब हो गया कि भाई हमारी ही सरकार होनी चाहिए, तुम अंग्रेजों यहाँ से निकलो। तो लोग आपस में जो थे वो डरते थे ऐसे में। लेकिन गांधी जी के अराइवल की जो न्यूज है वो बिल्कुल पहुंच चुकी थी और उनका जो पर्पस था वो बिल्कुल पहुंच चुका था, फैल चुका था मुजफ्फरपुर के अंदर और चंपारण तक भी, कि भाई कोई ना कोई गांधी जो है वो ऐसे आया हुआ और इनकी हेल्प करना चाहता है। वो न्यूज जो है पहुंच चुकी थी। तो काफी सारे शेयर क्रॉपर्स जो थे चंपारण से जो है वो गांधी जी से जो है मिलने आ रहे थे। काफी सारे लॉयर्स भी उनसे जो है मिलने आ रहे थे। वो अलग अलग फॉर्म से, कुछ तो जो है मीलों मीलों पैदल चलकर आ रहे थे, कुछ कुछ अलग अलग मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट से वहां पे आ रहे थे। वो देखना चाहते थे कि कौन बंदा है जो कि उनकी मदद करना चाहता है। उस समय गवर्नमेंट टीचर का ये करना बहुत रेयर था। न्यूज वायरल हो गई, चंपारण से पेजेंट्स वॉक करके आ रहे हैं, सब एक महात्मा को देखने आए हैं जो इनकी हेल्प करने आया है।
अब गांधी जी यहाँ उन लॉयर से मिलते हैं जो चंपारण के फार्मर्स का केस लड़ते हैं। गांधी जी को बहुत दुख होता है ये जानकर कि कितनी हाई फीस ये लॉयर्स जो कि खुद इंडियन हैं उन बेचारे फार्मर से चार्ज कर रहे हैं। हम कोर्ट केसेस लड़ते हैं और फीस लेते हैं। तुम्हारा फीस इतना ज्यादा, कोर्ट से कुछ नहीं होगा। इन्हें चाहिए फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में चंपारण में प्रॉब्लम क्या थी। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने ब्लैक बोर्ड पर। ये आपकी पूरी लैंड थी, 15% जो है इंडिको का जो है वो आपको उगाना पड़ता था। आप वो कहते थे कि भाई यहाँ पे कुछ भी उगाओ, तुम्हें जो उगाना है, दाल, अनाज, गेहूं, जो उगाना है वो उगाओ, 15% लैंड पे तुम इंडिको उगाओगे। तो वो इंडिको उगाते थे। अब इंडिको उगाने से होता क्या था, इसके आसपास की भी जो लैंड थी ना वो बहुत ही ज़्यादा इनफर्टाइल हो जाती थी, मतलब कि वहाँ से भी जो है वो उपजाऊ ज़्यादा नहीं रहती थी। ठीक है, तो ये पहला एक कॉन्ट्रैक्ट बना था कि भाई आप 15% जो है वो इंडिको उगाओगे, हमें एज अ रेंट दोगे। तो ये वो रेंट देते थे, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बना था। फिर उसके बाद जो अंग्रेज थे उनको ये पता चला कि जर्मनी ने जो है वो एक सिंथेटिक, एक आर्टिफिशियल जो है इंडिको बना लिया है, और अब जो है वो इस ओरिजिनल इंडिगो की वैल्यू मार्केट के अंदर नहीं है। तो लोग जो है वो जो अब मार्केट के अंदर सब जो है वो आर्टिफिशियल इंडिगो की तरफ जा रहे थे, तो इस इंडिगो की वैल्यू बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। तो अब यहाँ पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है किसके बीच में, इंडियंस के बीच में और वो जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स उनके बीच में, इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता ही कौन है, तोड़ता खुद अंग्रेज है। क्योंकि अब ऑब्वियस ही बात है, अग्रीमेंट जो तोड़ रहा है पेनल्टी तो उसे भरनी पड़ेगी। बट हम बेचारे यहाँ पे गरीबों को तो कुछ पता ही नहीं था इस बारे में। वो कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, वो अंग्रेजों का दिमाग चलता है कि यार अब इंडिगो की तो कोई वैल्यू रह नहीं गई, हमें तो ये लैंड वैसे भी उनको छोड़नी पड़ेगी, जाते जाते भी हम इनसे थोड़ा सा पैसा बना लेते हैं। वो कहते हैं कि सुनो भाई, हम एक काम करता है कि हम तुमको इस 15% से आज़ाद करता है। भाई सारे हमारे इंडियंस भाई खुश हो गए, क्या यार सही बात है, चलो यार सही है, 15% से आज़ाद करते। कहते हैं लेकिन 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 तुमका हमको एक काम करके देना पड़ेगा, अगर तुम इस लैंड को फ्री चाहता है तो तुम्हें हमें थोड़ा सा मोटा पैसा देना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो है हमारे इंडियंस लोग सोचते हैं, कुछ लोग तो सोचते हैं कि यार चल ठीक है, छुटकारा तो मिलेगा कम से कम, कुछ लोग पैसा दे देते हैं। समझना, पहला कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक भी ये खुद करते हैं, और दूसरा जो है दूसरा कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं कि चलो यार इस 15% के बजाय तुम हमें एक मोटा अमाउंट दे दो, हम तुम्हें इससे फ्री कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, ये मोटा अमाउंट जो अपने इंडियंस होते हैं, कुछ लोग तो इसको पे कर देते हैं और कुछ जो है वो नहीं पे कर पाते। अब जो कुछ लोग पे कर देते हैं और जो कुछ लोग पे नहीं कर पाते, इनके बीच में क्या होता है, जो नहीं पे कर पाते ये ना अपने लॉयर्स हायर कर लेते हैं कि भाई हम नहीं पे कर पाएंगे, हम तो लॉयर वगैरह अपने हायर कर रहे हैं, ये इनको पिटवाने के लिए ठग्स हायर कर लेते हैं जो ब्रिटिश होते हैं, उनको पीटते हैं, उनसे पैसे निकलवाते हैं। और जो बेचारे पे कर देते हैं उनको ये बात बहुत बाद में पता चलती है इन लोगों को कि यहाँ पे जो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था ना, ये तोड़ा ही इसलिए है क्योंकि जर्मनी ने एक सिंथेटिक इंडिको बना लिया है। ये एनीवेज हम ये लैंड देते ही इनका कोई मतलब ही नहीं था इस पे। तो अब इनको जो है वो गांधी जी को जो है इनको तो बचाना ही था कि भाई चलो इन्होंने जो पैसे नहीं दिए हैं इनको इन ठग से तो बचाना ही था, प्लस जिन्होंने पैसा दे दिया है उनको भी पैसा गांधी जी को वापस दिलाना था। तो ये सारी बात जो है वो लॉयर्स ने उनको प्रॉपर इन डेप्थ समझाई कि मेजर दिक्कत है क्या। अरे हम तो चीट हो गए, सिंथेटिक इंडिगो ऑलरेडी था। अब वो मुजफ्फरपुर के अंदर है, यहाँ पे जो है वो अपना सारे लॉयर्स उनको सारा इंसिडेंट्स बताते हैं। जेबी कृपलानी के बारे में हमने समझ लिया, मलकानी की बात समझ लिया। अब वो चले जाते हैं चंपारण के अंदर। ये पूरा एरिया आपका जो है वो चंपारण वाला एरिया है, इसी के अंदर ही आपका मोतिहारी भी है, तिरहत भी है, वो अलग अलग जगह जो है इसके अंदर है। ठीक है, जो सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन है, गांधी जी उनसे जाके मिलते हैं और यहाँ पे वो जो है उन्हें ये बोलते हैं गांधी जी कि भाई तुम एक आउटसाइडर हो और मैं आउटसाइडर को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। गांधी जी उन्हें ये बोलते हैं कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूं, मैं यहीं का ही हूं। सॉरी, आउटसाइडर्स को इन्फो नहीं दे सकते। मैं आउटसाइडर नहीं हूं। लीव तिरहत इमीडिएटली। वो सीधे मोतिहारी चले गए, लॉयर्स भी उनके साथ थे, और अगली सुबह एलिफेंट पे गांव जा रहे थे इन्वेस्टिगेशन के लिए। ब्रिटिशर्स ने गांधी जी को नोटिस भेजा, लीव चंपारण इमीडिएटली। नोटिस मिला, पर आई विल डिसोबे द ऑर्डर। गाइस, सिविल डिसोबीडियंस का पहला मूवमेंट। नेक्स्ट डे कोर्ट समन्स। अब गांधी जी को यहाँ कोर्ट से समन आता है, मतलब कि अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में प्रेजेंट होना था, और अगला दिन बहुत ही देखने लायक था। आप खुद ही देखो। मोतिहारी कोर्ट, थाउजेंड्स ऑफ पेजेंट्स। उन्होंने साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ नहीं सुना था, बस इतना जानते थे कोई उनके लिए ट्रबल में है। कोर्ट के बाहर काफ़ी इंडियंस गैदर्ड है और कोर्ट रूम में लॉयर्स टेंस और कंफ्यूज्ड है। और देखो जजेस ये क्या बात कर रहे हैं। Should we postpone today's trial? A large number of Indians have gathered outside the court. ब्रिटिश ऑफिशियल्स कंफ्यूज्ड हैं। गांधी जी ने खुद क्राउड कंट्रोल किया। ब्रिटिश पावर को पहली बार चैलेंज मिला। आई एम गिल्टी। मेरे पास 2 ड्यूटीज हैं, लॉ फॉलो करना और पेजेंट्स की हेल्प करना। मेरा कॉन्शियंस कह रहा है यहीं रहूं, जो पनिशमेंट हो दीजिए।
इस मूवमेंट पे पहली बार अंग्रेजों ने इंडियंस के आगे घुटने टेके थे। ये समझने के लिए आज चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर। The magistrate said he would announce the punishment a 2-hour break. वो कहते हैं कि 120 मिनट का ब्रेक के बाद, 2 घंटे के ब्रेक के बाद हम जो है पनिशमेंट आपको सुनाएगा, ठीक है। He asked Gandhi to give bail फॉर 2 hours। उन्होंने गांधी को पूछा कि हम आपको क्या 2 घंटे के लिए वो बेल दे दें। अब गांधी जी ने मना कर दिया कि नहीं नहीं, बेल क्यों दोगे भाई, बेल तो उसको दी जाती है ना जिसने कुछ किया हो, कुछ गलती की हो। आप तो भी प्रूफ ही नहीं कर पाए कि मेरे पास कोई गलती नहीं है, आप मुझे बेल क्यों दोगे, आप मुझे फ्री करो। तो यहाँ पे जो है अब कोर्ट तक ये बात पता चल जाती है कि ये आदमी जो है ना, इसको पता तो सब कुछ है। इंडियन लोगों की सबसे बड़ी कमी ये थी कि उनको उनके राइट्स ही नहीं पता थे। तो गांधी जी जो है ये सब करके जो है वो प्रॉपर उनके राइट्स भी उन्हें बताना चाहते थे। तो ये मैसेज हर एक इंडियन तक पहुंचा उस वक्त कि तुम्हारे खुद के भी कुछ ना कुछ राइट्स हैं। तो उनको विदाउट बेल जो है वो छोड़ा गया। व्हेन द कोर्ट स्टार्टेड अगेन, कोर्ट जब वापस से स्टार्ट हुई, द जज सेड ही वुड गिव द फाइनल जजमेंट आफ्टर अ फ्यू डेज। जज कहता है कि भाई जब वापस से 120 मिनट बाद कोर्ट लगी तो उन्होंने बोला कि मैं कुछ दिनों बाद फाइनल जजमेंट जो है वो आपको दूंगा। टिल देन यू मे स्टे फ्री, तुम जो है वो बिल्कुल फ्री रह सकते हो विदाउट बेल। बेल का कोई चक्कर नहीं, तुम बिल्कुल फ्री हो। अब यहाँ पर भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ गांधी जी बहुत बड़े लॉयर्स के साथ मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कि व्हाट इफ़ अगर इन्होंने आज नहीं तो कल मुझे जेल में डाल दिया तो तुम क्या करोगे। तो लॉयर्स उन्हें बोलते हैं कि हम अपने अपने घर चले जाएंगे। फिर उनको रियलाइज़ होता है कि यार गांधी जी तो यहाँ के है भी नहीं, वो फिर भी चंपारण के लिए लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, और हम जो कि खुद चंपारण के अंदर रहते हैं हम यहाँ से भाग रहे हैं। और फिर बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ कहते हैं, देखो क्या। हम शर्मिंदा हुए। गांधी जी स्ट्रेंजर हैं पर जेल जाने को रेडी। हम लोकल हैं पर भाग रहे हैं। हम भी जेल जाएंगे आपके साथ। चंपारण की लड़ाई अब अपने आखिरी चरण में, और फिर इन्होंने लॉयर्स पेयर बना दिए किस ऑर्डर में अरेस्ट होना है। स्ट्रैटेजी लेवल 100। कुछ दिन बाद एक लेटर आया कि अथॉरिटी ने पूरा केस वापस ले लिया। ये मूवमेंट सिविल रेजिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल था। अब शुरू हुई असली मेहनत। हजारों पेजेंट्स के स्टेटमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, पूरा चंपारण एक्टिव। और जिनकी मनमानी चल रही थी अब वो परेशान दिख रहे हैं। जून में गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, 4 लॉन्ग मीटिंग्स की। रिजल्ट ऑफिशियल कमीशन बना। मैं सिर्फ पेजेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। 7 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली। एक अनएजुकेटेड फार्मर ने रिक्वेस्ट की ऑलमोस्ट 1 साल तक। गांधी जी का एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि लैंडलॉर्ड्स हार गए। कितना रिफंड देना होगा? 50%, 25%, फाइनल ऑफर, डन। ये जीनियस मूव था। अमाउंट मैटर नहीं करता था, इंपॉर्टेंट ये था कि लैंडलॉर्ड्स को झुकना पड़ा और उनकी पावर और प्राइड ब्रेक हुई। अपने राइट्स डिफेंड कर सकते हैं। कुछ सालों में ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स ये स्टेट्स छोड़ गए। लैंड्स वापस पेजेंट्स को मिला। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग सिस्टम खत्म हो गया। गांधी जी सिर्फ पॉलिटिकल विक्ट्री से खुश नहीं थे। विलेजर्स बैकवर्ड थे तो टीचर बुलाए। नरहरि पारेख, महादेव देसाई और उनकी वाइफ्स ने खुद वॉलंटियर किया चंपारण की लाइफस्टाइल को अपलिफ्ट करने में। हम रेडी हैं वाइफ्स के साथ। 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल खुले। टीचर क्लीनलीनेस सिखा रही है और आश्रम से यंग हेल्पर्स भी आ गए। डॉक्टर ने 6 महीने फ्री सर्विस दी पर मेडिसिन सिर्फ 3, कास्टर ऑयल, क्विनीन और सर्फल ऑइंटमेंट। चंपारण में विमेंस की परिस्थिति भी बहुत खराब थी, जिसके लिए कस्तूरबाई ने विमेन से बात की और उन्हें क्लीनलीनेस समझाया। मेरे पास बॉक्स नहीं, कबर्ड नहीं, ये जो पहनी हुई है यही एक साड़ी है। एक दिन चार्ल्स आए। गांधी जी के करीबी दोस्त लॉयर्स ने सोचा अगर वो रुक जाए तो हेल्पफुल रहेगा। आई एम रेडी। तुम एक फॉरेनर का सपोर्ट चाहते हो, इसका मतलब तुम अपनी स्ट्रेंथ पर ट्रस्ट नहीं करते। हमारा कॉज सही है, हमें खुद जीतना होगा, किसी पे डिपेंड होकर नहीं। चंपारण में रहते हुए भी गांधी जी आश्रम पे प्रॉपर नजर रखते थे। वो उन्हें लेटर्स भेजते थे और वहां से अपडेट्स लिया करते थे। चंपारण एक टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा, मैंने सिंपल काम किया। मैंने बस इतना बोला, ब्रिटिश मुझे अपने देश में क्या करना है ये नहीं बता सकते। ये मूवमेंट प्रोटेस्ट शुरू करने से नहीं हुआ, ये हुआ सफरिंग कम करने से। गांधी जी की पॉलिटिक्स का मतलब था रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना। इंडिपेंडेंस इज इक्वल्स टू सेल्फ रिलायंस उनका मंत्र था। तो गाइस यही थी इंडिगो की पूरी स्टोरी। ट्रूथ, करेज, सेल्फ रिलायंस इज इक्वल्स टू विक्ट्री। गांधी जी ने सबको सिखाया डरो मत, अपने राइट्स के लिए लड़ो। और हाँ, अगर तुम्हें कुछ करना है लाइफ में तो शुक्ला जी की तरह डिटर्मिन बनो, पीछे पड़ो अपने गोल के। और अब बोर्ड्स में भी ऐसा ही करो, डिटर्मिन्ड रहो। बाय गाइस, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। जय हिंद। हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे चैप्टर पोएट्स एंड पैनकेक्स रिटन बाय अशोका मित्रन। तो गाइस आज हम आ गए हैं 1940s के चेन्नई, जहां था एक लेजेंडरी फिल्म स्टूडियो कॉल्ड जेमिनी स्टूडियोज। और ये कहानी अशोका मित्रन की जो यहाँ काम करते थे। गाइस ये स्टूडियो बनाया था एस.एस. वॉसन ने, जिसको सब नंबर 1 बोलते थे। और हमारे राइटर अशोका मित्रन यहाँ न्यूज़पेपर्स कटिंग करते थे। ब्रो देखो ये मेकअप रूम, पहले रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल था और यहाँ पैनकेक मेकअप की लिटरली बारिश होती थी, ट्रक लोड्स में आता था, इतना यूज होता था। गाइस
इंडोर शूटिंग थी इसलिए एक्टर्स को थोड़ा अगली बनाते थे ताकि कैमरा पे नॉर्मल लगे। देखो ये मेकअप, पेंट लगा रहे हैं लेयर बाय लेयर। और गाइज यहाँ लिटरली लाइव नेशनल इंटीग्रेशन था। बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, सब जगह के लोग थे, पर रैंकिंग भी थी। हीरो का मेकअप आर्टिस्ट अलग, कॉमेडियन का अलग, फुल हायरार्की सिस्टम था। अब मिलिए सुब्बू से, जेमिनी स्टूडियो का नंबर 2, बॉस का फेवरेट और सुपर टैलेंटेड। पीएचडी देने का सॉल्यूशन था किसी भी प्रॉब्लम का तुरंत आंसर। सुब्बू भाई एक्टर भी थे, पोएट भी थे, और उन्होंने एक फेमस नॉवल थिलाना मोहनंबल भी लिखा था। और सबसे बड़ी बात, उनका घर सबके लिए खुला था, फ्री हॉस्पिटैलिटी, नो कंडीशंस। पर रियलिटी चेक गाइस, सुब्बू को भी स्ट्रगल करना पड़ा। उस टाइम स्टूडियोज भी प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं थे। एजुकेशन में भी वो इस ऑफिस बॉय से ज़्यादा आगे नहीं थे, लेकिन एक्सपोजर ज़्यादा मिला क्योंकि बॉस के क्लोज थे। और ये है अशोक का क्यूबिकल, यहीं बैठ के वो न्यूज़पेपर काटते थे। बस यार, रोज यही सुनना पड़ता है कि लिटरेरी टैलेंट वेस्ट हो रही है बार्बर्स और पर्वर्ट्स के डिपार्टमेंट में। अब आगे स्टोरी डिपार्टमेंट में, यहाँ पोएट्स, राइटर्स और एक लॉयर भी थे। सब ड्रीमर्स थे एक्सेप्ट ये लॉयर भाई, ये बिल्कुल ऑपोजिट था। देखो कॉन्ट्रास्ट, सब खादी धोती में सिंपल लाइफस्टाइल, और उधर लॉयर साहब फुल पैंट शर्ट कॉर्पोरेट वाइब। कल्चर इमोशन से कोई लेना देना नहीं। तो गाइस नई फिल्म प्रोड्यूस की थी, बहुत सारा पैनकेक और रॉ स्टॉक यूज हुआ, पर फिल्म फ्लॉप। और एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। हिस्ट्री में पहली बार किसी लॉयर की जॉब गई। अब बात करते हैं कम्युनिज्म की। रशियन रेवोल्यूशन 1917 के बाद ये आइडिया पॉपुलर हुआ। कॉन्सेप्ट सिंपल है, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड। मतलब कि काम सब करेंगे, कोई कम कमाएगा, कोई ज़्यादा कमाएगा, सबकी कमाई को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा और सबको बराबर बांट दिया जाएगा। ये इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि ये इनोवेशन को किल करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्क ज़करबर्ग को ये पता होता कि वो फेसबुक बना रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं, बट उनकी जो कमाई है उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है सरकार ले लेगी और दूसरे लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, तो कहीं ना कहीं उनका जो मन है, उनकी जो इनोवेशन है वो किल हो जाएगी। यही जो कॉन्सेप्ट था कम्युनिज्म का, ये जेमिनी स्टूडियो के लोगों को नहीं पसंद था। अब जरा चलते हैं आगे। स्टूडियो के पोएट सब गांधी जी को मानते थे, खादी पहनते थे, बट पॉलिटिकली अवेयर नहीं थे। उनको लगता था कम्युनिस्ट लोग गॉडलेस होते हैं, फैमिली को प्यार नहीं करते, वायलेंस क्रिएट करते हैं। साउथ इंडिया में ये बिलीफ कॉमन था। 1952 के अंदर आया MRA मॉरल रीआर्मामेंट आर्मी, 200 लोग, एंटी कम्युनिस्ट मूवमेंट था ये। SS वासन ने उन्हें वेलकम किया क्योंकि वो भी एंटी कम्युनिस्ट थे। MRA ने 2 प्लेस किए, जॉथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर। इनके सेट्स और कॉस्ट्यूम काफी इंप्रेसिव थे। स्टूडियो के लोगों ने प्लेस देखे मल्टीपल टाइम। तमिल ड्रामा कम्युनिटी पर भी असर हुआ। सालों बाद पता चला कि हमारे एक्चुअली इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट। मद्रास के बिग बिजनेसमैन ने अननोइंगली सपोर्ट किया, पर स्टाफ को तो बस मजा आया, 200 डिफरेंट कंट्रीज के लोग मिले। अब आती है एक और मिस्ट्री, एक इंग्लिश पोएट आने वाला है स्टूडियो में, पर किसी को पता नहीं कौन है। स्पेक्यूलेशन शुरू, लोग सोच रहे थे पोएट है या एडिटर। वासन भी तो आनंद विक्टन के एडिटर थे। द हिंदू वाले हेल्प कर रहे थे इवेंट में, तो शायद कोई एडिटर होगा, पर कंफ्यूजन था। 4 बजे स्टूडियो पहुंचा, बॉस ने स्पीच दी, पर जेनरिक थी, फ्रीडम, डेमोक्रेसी टाइप वर्ड। फिर पोएट बोला, पर ब्रिटिश एक्सेंट इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि किसी को समझ नहीं आया। 1 घंटे बाद चला गया। सब लोग कंफ्यूज थे, क्यों आया था इंग्लिश पोएट तमिल फिल्म स्टूडियो में। बाद में अशोक को एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन का एड मिला लिटरेरी मैगजीन का, वो लाइब्रेरी गया डिटेल्स के लिए। एडिटर का नाम देखा तो स्पेंडर, वही पोएट। सालों बाद अशोक और मित्रन स्टूडियो में नहीं थे, माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के पास फुटपाथ पे 50 पैसे में बुक मिली, द गॉड दैट फेल्ड रशियन रेवोल्यूशन की 50th एनिवर्सरी स्पेशल एडिशन। और यहाँ से मिस्ट्री सॉल्व हुई। बॉस को स्पेंडर की पोएट्री से मतलब नहीं था, उनको एंटी कम्युनिस्ट व्यूज पसंद थे, इसलिए स्टीफन स्पेंडर को बुलाया गया था। कनेक्शन कंप्लीट। तो गाइस क्या सीखा? ह्यूमिलिटी, फेम टेम्पररी है, हार्डवर्क। अशोका मित्रन ने छोटी जॉब में भी सिंसियरिटी दिखाई। यूनिटी, डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ काम कर सकते हैं। और सिंबलिज्म देखो, पैनकेक मतलब सिनेमा का फेक ग्लैमर, और जेमिनी स्टूडियोज मतलब मिनी इंडिया। तो टाइटल पोएट्स एंड पैनकेक्स परफेक्ट है। एक तरफ मेकअप डिपार्टमेंट का केओस, दूसरी तरफ पोएट्स एंड राइटर्स का लिटरेरी वर्ल्ड। अगर ऑल्टरनेट टाइटल रखना हो तो इनसाइड जेमिनी स्टूडियोज परफेक्ट रहेगा। कमेंट में बताओ तुम्हें ये व्लॉग कैसा लगा। अच्छे से पढ़ते रहो और याद रखना, रियाज ही राज है। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। हाय गाइस, आज आप बूबी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे चैप्टर द इंटरव्यू बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो बेसिकली ये चैप्टर है इंटरव्यूज़ के बारे में, कि कुछ लोग इससे प्यार करते हैं और कुछ लोग अरे भाई इंटरव्यूज़ का नाम सुनते भाग जाते हैं। तो चलो जर्नी शुरू करते हैं और देखते हैं डिफरेंट लोगों का ओपिनियन अबाउट द इंटरव्यूज़। तो सबसे पहले फन फैक्ट, इंटरव्यूज़ का इन्वेंशन ऑलमोस्ट 130 साल पहले हुआ था।
और अब तो जर्नलिज्म का मेजर पार्ट बन गया है। हर कोई जो न्यूज़पेपर पढ़ता है उसने कम से कम एक इंटरव्यू तो ज़रूर पढ़ा होगा, राइट? यहाँ ट्विस्ट है, डिफरेंट लोगों का डिफरेंट ओपिनियन है इंटरव्यूज़ के बारे में। कुछ कहते हैं कि इंटरव्यूज़ में रियल ट्रूथ बाहर आता है, कुछ कहते हैं ये तो आर्ट है भाई, लेकिन कुछ फेमस लोग तो इंटरव्यूज़ को हेट ही करते हैं। पुराने टाइम में लोग बिलीव करते थे कि अगर कोई तुम्हारी फ़ोटो ले लेता है तो तुम्हारी सोल चोरी हो जाती है। उसी तरह कुछ सेलिब्रिटीज़ फील करते हैं कि इंटरव्यू उनका एक पार्ट छीन लेता है। डीप है यार ये तो। सबसे पहले सुनो वीएस नैपॉल का ओपिनियन। ये नोबेल प्राइज़ विनर है एंड ट्रैवलर एंड राइटर भी है। इनके हिसाब से तो इंटरव्यूज़ लोगों को हर्ट करते हैं। इंटरव्यूज़ लोगों को हर्ट करते हैं और जब भी कोई इंटरव्यू देता है तो वो अपनी लाइफ का कुछ हिस्सा लूज कर देता है। और अब सुनो लुइस कैरोल का ओपिनियन। लुइस एलिस इन वंडरलैंड के ऑथर हैं जिसने कभी भी इंटरव्यू नहीं दिया क्योंकि उन्हें सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट होना पसंद ही नहीं है। एलिस कहते हैं कि वो इंटरव्यूज़ को अवॉइड करते थे। इनफैक्ट कोई इंटरव्यूअर या फिर कोई ऑटोग्राफ उनके पास लेने आता था तो वो उन्हें भगा दिया करते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ओपिनियन था रुडियार्ड का, और उनकी वाइफ कैरोलिन कहती हैं 14 अक्टूबर 1892 का दिन खराब हो गया बॉस्टन रिपोर्टर्स की वजह से। और देखो भाई, इतना ही नहीं, रुडियार्ड ने उन रिपोर्टर्स को सैवेज रिप्लाई दिया। कैरोलिन ने बताया कि रुडियार्ड किपलिंग ने बॉस्टन रिपोर्टर्स को क्या कहा, व्हाई डू आई रिफ्यूज इंटरव्यूज, क्योंकि ये इमोरल हैं, ये क्राइम है जैसे किसी पे अटैक करना, ये डिस्गस्टिंग है और कोई भी रिस्पेक्टेबल आदमी इंटरव्यूज नहीं मांगेगा। लेकिन यार आयरनी देखो, किपलिंग ने खुद कुछ साल पहले मार्क ट्वेन का इंटरव्यू लिया था। मतलब खुद इंटरव्यू लेते थे, अब दूसरे लोगों का असॉल्ट बोल रहे। हिपोक्रेसी लेवल एक्सपर्ट। अब सुनो एच.जी. वेल्स का ओपिनियन। एच.जी. वेल्स द टाइम मशीन और द इनविजिबल मैन के राइटर थे। ब्रो 1894 में इन्होंने कहा था कि इंटरव्यूज़ डिफ़िकल्ट और स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन 40 साल बाद इन्होंने खुद रशियन लीडर जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू किया। और अब सुनो सॉल बेलो का ओपिनियन, जो 1976 के नोबेल प्राइज़ विनर है। इन्हें इंटरव्यू से सफोकेशन होती है। इनका मानना था कि इंटरव्यू देना तो ऐसा है कि किसी ने थंब इनके थ्रोट पे रख दिया हो। बहुत ही अनकंफर्टेबल और प्रेशर्ड फील करते थे ये। लेकिन यार इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इंटरव्यूज़ बहुत यूज़फुल है कम्युनिकेशन के लिए। डेनिस ब्रायन ने कहा, आजकल हम लोगों को मोस्टली इंटरव्यूज़ के थ्रू ही समझते हैं। इन्फॉर्मेशन हमें मोस्टली इसी तरीके से मिलती है, एक बंदा क्वेश्चन पूछता है और दूसरा आंसर देता है। अब देखते हैं एक एक्चुअल इंटरव्यू द हिंदू न्यूज़पेपर के इंटरव्यूअर और एक सुपर जीनियस प्रोफेसर और एक नॉवेलिस्ट के बीच। ये इंटरव्यू देखते हैं लाइव एक्शन में। रेडी। डेविड लॉज कह रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आता कि आप इतना कुछ कैसे कर लेते हो। देखो, सिर्फ ऐसा दिखता है, एक्चुअली मैं हमेशा सेम टाइप का काम करता हूँ, सेम आइडियाज फॉलो करता हूँ अपनी सब राइटिंग्स में। एक सीक्रेट है मेरे पास, यूनिवर्स में जो एम्प्टी स्पेस है ना एटम्स के अंदर ही, अगर वो हटा दो तो यूनिवर्स मेरे फिस्ट जितना छोटा हो जाएगा। उसी तरह हमारे लाइफ में भी इंटरस्टिसेस होते हैं, छोटे छोटे एम्प्टी टाइम्स, जैसे एलिवेटर वेट करते वक्त। मैं उन मोमेंट्स को यूज करता हूँ। एलिवेटर के फर्स्ट से थर्ड फ्लोर आते आते मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूँ। वाह, आपकी एकेडमिक राइटिंग बोरिंग नहीं है कि फन और पर्सनल है। ये इंटेंशनल था या नेचुरल? जब मैंने अपनी फर्स्ट डॉक्टरल थीसिस लिखी तो प्रोफेसर ने कहा, तुम तो अपनी पूरी रिसर्च स्टोरी बता रहे हो, मिस्टेक्स भी इंक्लूड कर रहे हो। लेकिन उन्होंने अप्रिशिएट किया और बुक पब्लिश कर दी। 22 साल की एज में मैंने रियलाइज किया कि एकेडमिक बुक्स को स्टोरी की तरह होना चाहिए, इसलिए मेरी ऐसे स्टोरी जैसी फील करती है। आपने 5 नॉवेल्स लिखे हैं, लेकिन 40 प्लस नॉन फिक्शन बुक्स, फिर भी लोग आपको नॉवेलिस्ट कहते हैं। अपसेट होते हो? मैं एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ, राइटर ग्रुप्स में नहीं। नॉवेल्स ज्यादा लोग तक पहुंचती हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि 10 लाख लोग मेरी सेमियोटिक्स बुक पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द रोज बहुत सीरियस नॉवेल है, डिटेक्टिव स्टोरी, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी, मेडिवल हिस्ट्री, फिर भी इतना पॉपुलर हुआ नॉर्मल रीडर्स में? नहीं, बिल्कुल नहीं। जर्नलिस्ट सरप्राइज्ड होते हैं, पब्लिशर्स भी। उन्हें लगता है लोग सिर्फ सिंपल या ट्रैशी बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। दुनिया में 6 बिलियन लोग हैं, मेरी बुक ने 10-15 मिलियन कॉपीज बेच डाली गया, मतलब सिर्फ एक छोटा परसेंटेज। ये वो लोग हैं जो इजी बुक्स नहीं चाहते हमेशा। मेरी अमेरिकन पब्लिशर ने कहा कि बुक 3000 कॉपी से ज्यादा नहीं बिकेगी यूएस में, क्योंकि वहां कैथेड्रल्स नहीं है। लेकिन एंड में 2-3 मिलियन कॉपीज अमेरिका में ही बिक गई। मेडिवल हिस्ट्री पे बहुत बुक्स फेल से थी। मेरी बुक की सक्सेस अभी भी मिस्ट्री है। अगर मैं ये 10 साल पहले या बाद में लिखता तो शायद सेम रिजल्ट नहीं होता। टाइमिंग का कमाल था। तो ये था मुकुंद और एको का इंटरव्यू गाइस। बिलीव नहीं हो रहा, जस्ट अभी लाइव इंटरव्यू देख कर आया हूँ। तो गाइस समरी, इंटरव्यूज पावरफुल हैं, लोग डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं, और अम्बर्टो एको ने सिखाया टाइम मैनेजमेंट और स्टोरी टेलिंग से कुछ भी पॉसिबल है।
एग्जाम में याद रखना, पार्ट 1 ओपिनियंस अबाउट इंटरव्यू, पार्ट 2 एको का इंटरव्यू। ऑल द बेस्ट, बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग। हाय गाइस, आज आप भूपी भैया के साथ इस व्लॉग में कवर करोगे चैप्टर गोइंग प्लेसेस। तो गाइस, ये स्टोरी एयर बाटन ने लिखी है। ये एक ऐसी स्टोरी है जो हर उस बच्चे की है जो सपने तो देखता है लेकिन रियलिटी चेक नहीं लेता। चलो मिलते हैं सोफी से। तो सीन ये है, सोफी और जानसी स्कूल से आ रही है और सोफी शुरू करती है अपनी प्लानिंग। जब मैं बड़ी होंगी, I will open my own boutique. But Sophie, that needs a lot of money यार। तो पहले मैनेजर बन जाऊंगी, फिर पैसे सेव करूंगी। गाइस, यही प्रॉब्लम है, सोफी बिना प्लान के प्लानिंग कर रही है। या फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी और फैशन डिजाइनर, स्टाइलिश, कुछ भी। सोफी रियलिस्टिक बनो यार, दोनों बिस्किट फैक्ट्री में ही काम करेंगे। देखो जैंसी को, ये है रियलिटी चेक क्वीन, लेकिन सोफी तो सपनों की दुनिया में लॉस्ट है। अब चलो सोफी के घर, और गाइस यहाँ रियलिटी हिट करती है हार्ड। अगर तुझे पैसे मिले तो पहले एक ढंग का घर ले लेना, बाकी सब बाद में। She thinks money grows on trees, doesn't she, Dad? और यही है हार्श रियलिटी। एक तरफ सोफी के बड़े बड़े सपने हैं और दूसरी तरफ बिस्किट फैक्ट्री में काम करने की हार्श रियलिटी। और सोफी अक्सर ऐसी ही रियलिटी से बचने के लिए सपनों की दुनिया के अंदर एस्केप कर जाती है। सोफी की माँ बैंड बैग से काम करती हुई। दिस हिट्स डिफरेंट गाइज। रियलिटी से सोफी को रिलीफ चाहिए था तो भागी अपने भाई जियोफ के पास जो बाइक फिक्स कर रहा है। जियोफ द मिस्टीरियस भाई, साइलेंट, इंट्रोवर्ट, लेकिन सोफी को लगता है इसकी सीक्रेट लाइफ है। रिलेटेबल मच। एवरीथिंग ओके? Like, what's he hiding? सोफी जेलस थी जियोफ की साइलेंस से। उसे लगता था भाई कहीं दूर जाता है, इंटरेस्टिंग लोगों से मिलता है। सोफी रियलिटी से इतना ज़्यादा एस्केप करती है कि वो यहाँ भी खड़े खड़े एक सपना इमेजिन कर लेती है। देखो क्या। सोफी इमेजिन करती है जेफ को ब्लैक जैकेट में और खुद को एक येलो ड्रेस में, जहाँ पूरी दुनिया उन्हें चीयर कर रही है और वो बाइक पे घूम रहे हैं। मतलब ये लड़की हद ही करती है। सोफी यहाँ भी नहीं रुकती, वो अपने भाई को एक और मनगढ़ंत कहानी सुनाती है। आ जाओ उसकी दूसरी कहानी भी सुन लेते हैं। I met Danny Casey. Where? और अब शुरू होता है द बिग लाई। In the arcade, really, I met him. I don't believe you. अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये फिर से तेरी मेड अप स्टोरीज हैं। एक दिन तेरी फॉल्स स्टोरीज तुझे ट्रबल में डालेंगी। इसका मतलब है सोफ़ी की फैमिली भी जानती है कि सोफ़ी अक्सर इस तरीके के झूठ बोला करती है। He said he will meet me next week, autograph देने। अब तो सोफी एक के बाद एक लाई बोले ही जा रही है। अच्छा, चल बता, डैनी केसी दिखता कैसा है? हाँ, डैनी की हरी आँखें हैं, काफ़ी जेंटल आँखें हैं और वो उतना लंबा भी नहीं है जितना लोग समझते हैं। स्टोरी एकदम रियल लगने के लिए सोफी डैनी कैसी के दांतों का जिक्र करने का सोचती है, बट फिर नहीं करती है। प्रॉमिस करो जियोफ, तुम किसको नहीं बताओगे? बताने के लिए कुछ है ही नहीं, बताओ है क्या? प्रॉमिस करो जियोफ, अगर पापा को पता चला तो वो सच में बहुत गुस्सा हो जाएंगे। हाँ, अगर उन्हें यकीन हो कि ये सब सच है। मैं उसे डेरिक के लिए ऑटोग्राफ मांगने गई थी, पर हमारे पास ना पेपर था ना पेन। फिर? देन हम बस थोड़ी देर बातें करते रहे अबाउट द क्लोथ्स इन रॉयसेस शॉप विंडो। डैनी काफ़ी अकेला सा लग रहा था। आखिर आयरलैंड यहाँ से बहुत दूर है। और फिर? जब वो जा रहा था, उसने कहा कि अगर मैं उसे अगले हफ्ते मिलूं, तो वो मुझे ऑटोग्राफ देगा, और मैंने हाँ कह दिया। हाँ, जैसे वो सच में आएगा। तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? है ना? बोलो ना। Sophie, you are still in school. Casey must have lots of girls after him. Logical, bhai. Doing logical things. Matchday United versus opponents. Or Danny Casey, goal Marta, beautiful goal. Sophie, full pride mode, man. We did it! Unbelievable! What did you tell people? जियोफ ने फ्रैंक को बताया तेरे डैनी केसी से मिलने के बारे में। ये तो सीक्रेट रखना था यार। मैं तेरा सीक्रेट रख सकती हूँ, मैं कौन सा किसी को बता रही हूँ।
मैं किसी को बताने वाली नहीं थी। अगर मेरे डैड को पता चल गया ना, there'll be a huge fight. It was nothing big बे, बस ऑटोग्राफ मांगा था, पर पेपर या पेन नहीं था तो रह गया। वेट, जेंसी को मीटिंग वाला पार्ट नहीं बता। शायद जियोफ ने मीटिंग वाला पार्ट नहीं बताया। मे बी जियोफ बिलीव हर थोड़ा। और अब द अल्टीमेट रियलिटी चेक। सोफी एक्चुअली वेट कर रही है डैनी केसी का कनाल के किनारे एक बेंच पे। परफेक्ट स्पॉट है, प्राइवेट, क्वाइट, हिडन। लेकिन गाइस, डैनी आने वाला नहीं है क्योंकि मीटिंग हुई ही नहीं थी। अब सोफी को रियलाइजेशन हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये मोमेंट हिट्स हार्ड फॉर एवरी ड्रीमर। सोफी घर वापस चल रही है और फिर से अपनी फैंटेसी में खो जाती है। फ्लैशबैक टाइम। Excuse me, but aren't you Danny? Yes, that's right. वो फिर से इमेजिन करती है सैटरडे का मैच। डैनी डिफेंडर्स को डॉज करता हुआ गोल मारता। स्टेडियम का रोर। शी इज फुली इन हर डिल्यूजन। तो गाइज, यही है सोफी की रियलिटी। ड्रीम्स इतने स्ट्रांग हो गए कि असली लाइफ ब्लर हो गई। रिलेटेबल है ना? डैनी कैसी सोफी के लिए एक सिंबल है ड्रीम्स का। अनअचीवेबल, डिस्टेंट, लेकिन इमेजिन करना ब्यूटीफुल। मॉरल सिंपल है, सिर्फ ड्रीम्स में मत रहो, रियलिस्टिक बनो, हार्डवर्क करो, झूठ से बचो, सेलिब्रिटी वर्कशिप से भी। टाइटल गोइंग प्लेसेस। क्यों? क्योंकि सोफी हमेशा बेटर प्लेसेस जाना चाहती है, लेकिन रियलिटी में कहीं जाती नहीं है। तो सोफी की स्टोरी से हमें सीखने को मिलता है कि ड्रीम करो लेकिन ग्राउंडेड रहो। बैलेंस ज़रूरी है। व्लॉग्स देखते रहो और मज़े से पढ़ाई करते रहो। मेहनत करो, मंजिल हमेशा मिलेगी। बाय, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।